जी आया साहब, अब जाहिर है सारी सिचुएशन, सारी जिम्मेदारी अब बज़ाहिर देखा जाए तो ईरान पर भी है, जो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं आमिर साहब भी, कि अब ईरानी क़यादत क्या फ़ैसला करती है, जबकि रूस भी अब ख़बरें आ रही हैं कि ईरान के साथ। तो आपको क्या लगता है इस जंग का अल्टीमेटली इख्तिताम क्या हो सकता है? देखिए, बज़ाहिर तो ईरान इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ये कहा, रीजीम चेंज की बात की, और वो रज़ा पहलवी का एक डिमांड भी आ चुकी है इनसे मुस्ताफ़ी होने की, ख़ामनेई साहब से। तो वो तो सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। बयानात भी बड़े सख्त आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि जंग ख़त्म हम करेंगे, शुरू अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप का आप अंदाज़ा करें, मैं उस दिन अर्ज़ कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पे आप एतबार नहीं कर सकते। वो 10 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या होगा, और वो जब 2 हफ्ते की बात कर रहे थे टाइम देने की, गालिबन उसी वक्त उन्होंने वो उसकी भी मंजूरी दे दी थी कि जहाज़ उड़ाओ तो वो हमला करो जाके। मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप है ही बुनियादी तौर पे इस किस्म के। उसकी वजह ये है कि विद इन यूएस बहुत प्रेशर होता है यूएस प्रेसिडेंट पे। ज़ाहिर है जब इसराइल पे मुश्किल वक्त आता है, वो थोड़ा आए ज़्यादा आए, और तब वो जो मनाजर हमने देखे इसराइल में भी ईरान के वो मिसाइल चलने से ही, वो हमने इससे पहले नहीं देखे थे। वो बहरहाल वो देखे, वो मिसाइल गए, हिट भी किया, सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। जब इसराइल का फर्स्ट अटैक हुआ है उस वक्त भी अगले दिन तक यही लग रहा था कि शायद ईरान के लिए मुश्किल होगा जवाब देना, फिर ईरान ने जवाब दिया। अभी भी आई डोंट नो ईरान की कैपेसिटी कितनी है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस हद तक जा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनके पास अभी भी कुछ उन्होंने बचा के रखा हो जो वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी, डिप्लोमेटिकली सफारतकारी अगर इसमें कामयाब नहीं होगी, तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, स्पेशली इस खत्ते का। और ज़ाहिर है जब इस खत्ते में जंग इस लेवल पे आ जाएगी, जो कि रशिया पहले कह चुका है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ अमेरिका लेके जा रहा है इसको। रशिया ने ज़ाहिर है वो जो यूक्रेन में अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट की, वेस्ट ने सपोर्ट की रशिया के ख़िलाफ़, वो रशिया ज़ाहिर है वो भूला नहीं। ये 2 मुल्क हमेशा स्कोर सेटल करते हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ रशिया फंसता है वहाँ अमेरिका ने अपना रोल प्ले करना होता है कि और ज़्यादा इनको फंसाओ, और ज़्यादा मार पड़नी चाहिए, और कहीं अमेरिका फंस जाए तो ज़ाहिर है रशिया भी यही कर रहा होता है। चाइना की अलबत्ता पॉलिसी डिफरेंट होती है। चाइना बिल्कुल बिटवीन द रोड्स चल रहा होता है, वो चीज़ों की बेहतरी के लिए। ज़ाहिर है चाइना के भी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, जिस तरह से वो उसके चल रहा है वो रोड एंड वो जो बेल्ट है उसका, उस हवाले से भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, वो सब जगह ही अब जा रहे, इवन बांग्लादेश है। तो चीन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हवाले से। और अरब ममालिक, आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई अरब कंट्री ये चाह रही होगी कि ईरान एटॉमिक पावर बन जाए। क्यों हम किसी और को क्यों ये बर्दाश्त करेंगे कि जी हम अगर नहीं है तो कोई और यहाँ पे बन जाए। तो ये भी एक चीज़ साथ चल रही होती है। बहरहाल बज़ाहिर ईरान इस हवाले से आइसोलेशन में नज़र आता है फ़ौजी एतबार से, कि उस तरह से उसकी मदद नहीं हो रही कोई। लेकिन स्टिल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, इसी तरह ईरान के बारे में भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अभी उन्होंने अपने बैग में क्या बचा के रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब क्या ईरान आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, या तमाम अल्टीमेटली सारे जो डिसीजन हैं वो ईरान ने करने हैं। सरेंडर नहीं होता, डेफिनेटली आपने डिप्लोमेसी भी करनी है, सिफारतकारी के ज़रिए भी आप मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब चूँकि पहले हम ये सवाल उठा रहे थे कि अमेरिका इसमें किरदार अदा कर सकता है, अब अमेरिका का रोल बहुत ही डिफरेंट हो गया है। इस तमाम तो मामले पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं, फैसल हुसैन साहब भी, उनका भी टेक लेंगे जी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस जंग का क्या इख्तिताम होगा? क्या अभी भी डिप्लोमेसी की तरफ जा सकता है ईरान? अमेरिका अब क्या किरदार अदा कर सकता है? ईरान तो अल्टीमेटली जवाब देना चाहता है अब अमेरिका को। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि शायद उसने आगाज़ कर दिया है। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अब ये किस तरफ मामला जाएंगे और कहाँ इख्तिताम होगा? जी डॉक्टर साहब, आपकी ऑडियो इशू आ रहा है।
आपका माइक मैं ये कह रहा हूँ कि हालात तो और मामलात जितने के हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते नजर आ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स इसलिए होते नजर आ रहे हैं कि इसकी पूरा पस मंजर है। पस मंजर ये है कि अगर हम सिर्फ एक कागज पर लिख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 महीनों में क्या कहा और आखिरी 10 दिनों में क्या कहा और नेतन्याहू ने पिछले 15 साल में क्या कहा, क्या कहा उन्होंने, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये किस रुख पर ये बैठेगा, किस करवट ये ऊंट बैठेगा। अब जो नजर आ रहा है सामने, ईरान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा है कि हम अपना हक़ दफा इस्तेमाल करेंगे, हम सरप्राइज देंगे, और उन्होंने इससे पहले, जब अमेरिका के इस अटैक से पहले, ईरान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि अगर हम पर अटैक हुआ और अमेरिका ने भी किया तो हम उसका जवाब देंगे। उसके जवाब के लिए उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल शब्द बयान दिया है कि हमने निशाना अपना तय कर लिया है कि कौन कौन से बेसिस हमने करने हैं। मेरा अपना मानना यह है कि बेसिस की तरफ अभी जाना जरा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बेसिस की तरफ वो नहीं जाएंगे अभी सिर्फ वो इजराइल को थोड़ा सा इसी तरीके से, क्योंकि जो काबरीन है अमेरिका के, वो कहते हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल। तो बात तकरीबन इस वक्त यहाँ तक होगी, और इस वक्त वो दुनिया को ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहते हैं कि एक इतनी बड़ी ताकत को ईरान ने हमला किया तो अब उसका जवाब आया है तो वो जायज है। इस वक्त तक तो जो अमेरिका ने हरकत की है वो नाजायज है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन ईरान के पास अभी हक महफूज है आर्टिकल 51 के तहत। तो अभी तक तो ईरान का डिप्लोमेटिक केस बड़ा मजबूत है, और आपने देखा कि आज रशिया ने वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि हमने डिप्लोमेटिक चैनल से, आप बताएं कि जो इस वक्त डिबेट चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें रशिया ने वाज़ेह तौर पर कंडेम किया है, चाइना ने किया है। रशिया के जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है ईरान के साथ और चाइना का जो मुआहिदा है ईरान के साथ, उसको भी अगर एक दायराना नजर डाल दी जाए तो अंदाजा होता है कि इतना आसान नहीं होगा कि रशिया साथ छोड़ जाए या साथ ना दे या चाइना साथ ना दे। अब किस अंदाज में देगा, चाइना का अपना तरीका है, वाज़ेह और खुल के कभी वो किसी मुल्क के साथ तरफदारी नहीं करता, जंग के तरफ तो तरफदारी करता ही नहीं है, लेकिन पसे पर्दा उसकी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी करता है। मुआहदे के तहत 400 बिलियन का अपनी जगह पर, लेकिन इंटेलिजेंस कलेक्शन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, चाइना के पास जो सैटेलाइट है, चाइना के पास जो इक्विपमेंट है, और जो फिजाओं में और जो खिलाओं में उनके पास इस वक्त ताकत है चाइना और रशिया के पास, उससे ईरान की गाइडेड मिसाइल को यकीनन कोई ना कोई रहनुमाई मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि पहले तो आयरन डोम को क्रॉस करना ही, जब 400 आयरन वो उन्होंने मिसाइल मारे थे सीरिया में, जब उनके सफारतखाने पर हमला किया था इजराइल ने, तो 400 में से बड़े कलील नंबर पे उधर पहुंचे थे, और अब वो 20 पे निशाना मारते हैं, उसमें से 2-4 वहां उनके पास पहुंच जाते हैं, और आयरन डोम की एफिशिएंसी खत्म होती जा रही है। और वो इसलिए हो रही है कि इनके पास जो अभी इन्होंने नए मिसाइल खैबर और उसके अलावा दूसरा मिसाइल उन्होंने जो अभी किया है माद और खैबर, 1800 किलोमीटर के साथ 750 केजी वॉरहेड ले जाने वाले, जो मल्टीपल डायरेक्शन में जाने वाले, मनूवरेबल, जाहिर है उसको कोई तो गाइडिंग सिस्टम सिर्फ उसका अपना ही नहीं है, अपना तो है ही है, लेकिन उसको फर्दर इंटीग्रेशन, पाकिस्तान को भी तो इंटीग्रेशन की थी पाकिस्तान ने ना मुख्तलिफ जराए से, तो इसको भी ये महसूस होता है। दूसरा मेरा कहने का मकसद ये है कि चाइना, अब मैं समझता हूं पहले जो उन्होंने दिया होगा, जो भी किया होगा वो अपनी जगह पर, लेकिन रशिया और चाइना इसको जरूर, क्यों ऐसा क्यों है कि अगर चाइना ऐसा न करे,